दोस्तों, हाजिर है आज फिर एक नई रियल ब्लडी क्राइम स्टोरी के साथ, जिसमें केस एक औरत जिसका 18 साल का लड़का, लेकिन इश्क का ऐसा भूत चढ़ा कि मौत का खूनी खेल खेलने से भी नहीं डरी। आइए सुनते हैं क्या हुआ। कभी कभी कोई रात आदमी के लिए इतनी भारी हो जाती है कि उसे काटना मुश्किल हो जाता है। ऋतु गुरव के लिए भी वह रात ऐसी ही थी। उस पूरी रात वह पल भर के लिए भी नहीं सो सकी थी। कभी वह बिस्तर पर करवटें बदलती तो कभी उठकर कमरे में टहलने लगती। उसके मन में बेचैनी थी तो आंखों में भय था। एक एक पल उसे 1 साल के बराबर लग रहा था। किसी अनहोनी की आशंका से उसका दिल कांप उठता था। सवेरा होते ही रत्तू बेटे के पास पहुंची और उसे झकझोर कर उठाते हुए बोली, तुम यहां आराम से सो रहे हो और तुम्हारे पापा रात से गायब हैं। वह रात में गए तो अभी तक लौट कर नहीं आए हैं। वह घर से गए थे तो उनके पास काफी पैसे थे, इसलिए मुझे डर लग रहा है कि कहीं उनके साथ कोई अनहोनी तो नहीं घट गई। रत्तू बेटे को जगाकर यह सब कह रही थी तो उसकी बातें सुनकर उसकी ननद भी जाग गई, जो बेटे के पास ही सोई थी। वह भी घबरा कर उठ गई। आंखें मलते हुए उसने पूछा, क्या हुआ भाभी? भैया कहाँ गए थे जो अभी तक नहीं आए? लगता है तुम रात में सोई भी नहीं हो। मैं सोती कैसे, उनकी चिंता में नींद ही नहीं आई। उन्हीं के इंतजार में जागती रही। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, कहकर रत्तू रोने लगी। बेटा उठा और पिता की तलाश में जगह जगह फोन करने लगा, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। उसके पिता मोहन कुमार गुरव के बारे में भले पता नहीं चला, लेकिन उनके गायब होने की जानकारी उनके सभी नाते रिश्तेदारों को हो गई। इसका नतीजा यह निकला कि ज्यादातर लोग उनके घर आ गए और सभी उनकी तलाश में लग गए। मोहन कुमार गुरव के गायब होने की खबर मोहल्ले में भी फैल गई थी। मोहल्ले वाले भी मदद के लिए आ गए थे। हर कोई इस बात को लेकर परेशान था कि आखिर मोहन कुमार कहां चले गए। इसी के साथ इस बात की भी चिंता सता रही थी कि कहीं उनके साथ कोई अनहोनी तो नहीं घट गई, क्योंकि वह घर से गए थे तो उनके पास कुछ पैसे भी थे। किसी ने उन पैसों के लिए उनके साथ कुछ गलत न कर दिया हो। 38 साल के मोहन कुमार महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले की तहसील सावंतवाड़ी के गांव भड़गांव के रहने वाले थे। उनका भरा पूरा शिक्षित और संपन्न परिवार था। सीधे सादे और मिलनसार स्वभाव के मोहन कुमार गढ़हिंग्लज के एक कॉलेज में अध्यापक थे। अध्यापक होने के नाते समाज में उनका काफी मान सम्मान था। गांव में उनका बहुत बड़ा मकान और काफी खेती की जमीन थी, लेकिन नौकरी की वजह से उन्होंने गढ़हिंग्लज में जमीन खरीदकर काफी बड़ा मकान बनवाकर उसी में परिवार के साथ रहने लगे थे। मोहन कुमार के परिवार में पत्नी रतु के अलावा एक बेटा था। पत्नी और बेटे के अलावा उनकी एक मंदबुद्धि बहन भी उन्हीं के साथ रहती थी। मंदबुद्धि होने की वजह से उसकी शादी नहीं हुई थी। बाकी का परिवार गांव में रहता था। मोहन कुमार को सामाजिक कार्यों में तो रुचि थी ही। वह तबला और हारमोनियम बहुत अच्छी बजाते थे। इसी वजह से उनकी भजन कीर्तन की अपनी एक मंडली थी। उनकी यह मंडली गाने बजाने भी जाती थी। दिन कॉलेज और रात गाने बजाने के कार्यक्रम में कटने की वजह से वह घर परिवार को बहुत कम समय दे पाते थे। उनकी कमाई ठीक ठाक थी, इसलिए घर में सुख सुविधा का हर साधन मौजूद था। आने जाने के लिए मोटरसाइकिलों के अलावा एक मारुति ओमनी वैन भी थी। इस तरह के आदमी के अचानक गायब होने से घर वाले तो परेशान थे ही, नाते रिश्तेदारों के अलावा जान पहचान वाले भी परेशान थे। सभी उनकी तलाश में लगे थे। काफी प्रयास के बाद भी जब उनके बारे में कुछ पता नहीं चला तो सभी ने एक राय होकर कहा कि अब इस मामले में पुलिस की मदद लेनी चाहिए। इसके बाद मोहन कुमार का बेटा कुछ लोगों के साथ थाना गढ़हिंग्लज पहुंचा और थाना प्रभारी को पिता के गायब होने की जानकारी देकर उनकी गुमशुदगी दर्ज करा दी। यह 7 नवंबर 2017 की बात है। पुलिस ने भी अपने हिसाब से मोहन कुमार की तलाश शुरू कर दी, लेकिन पुलिस की इस कोशिश का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। पुलिस ने लापता अध्यापक मोहन कुमार की पत्नी रतु से भी विस्तार से पूछताछ की। रतु ने पुलिस को जो बताया उसके अनुसार रोज की तरह उस दिन कॉलेज बंद होने के बाद 7 बजे के आसपास वह घर आए तो नाश्ता पानी करके कमरे में बैठकर पैसे गिनने लगे। वे पैसे शायद फीस के थे, जिन्हें अगले दिन कॉलेज में जमा कराने थे। पैसे गिनकर उन्होंने पैंट की जेब में वापस रख दिए और लेटकर टीवी देखने लगे।
रात का खाना खाकर 11:30 बजे के करीब मोहन कुमार पत्नी के साथ सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। रतु ने सवालिया निगाहों से पति की ओर देखा तो उन्होंने कहा, देखता हूं कौन है। मोहन कुमार ने दरवाजा खोला तो शायद दस्तक देने वाला मोहन कुमार का कोई परिचित था, इसीलिए वह बाहर निकल गए। थोड़ी देर बाद अंदर आए और कपड़े पहनने लगे तो रत्तू ने पूछा, कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, थोड़ा काम है, जल्दी ही लौट आऊंगा, कहकर वह बाहर जाने लगे तो रत्तू ने कहा, गाड़ी की चाबी तो ले लो। चाबी की जरूरत नहीं है, उन्हीं की गाड़ी से जा रहा हूं, कहकर मोहन कुमार चले गए। वह वही कपड़े पहनकर गए थे जिसमें पैसे रखे थे। इस तरह थोड़ी देर के लिए कहकर गए। मोहन कुमार गुरव लौटकर नहीं आए। पुलिस ने मोहन कुमार के बारे में पता करने के लिए अपने सारे हथकंडे अपना लिए, पर उनकी कोई जानकारी नहीं मिली। 3 दिन बीत जाने के बाद भी थाना पुलिस कुछ नहीं कर पाई तो घर वाले कुछ प्रतिष्ठित लोगों को साथ लेकर एसएसपी दयानंद गवस और एसपी दीक्षित कुमार गेडाम से मिले। इसका नतीजा यह निकला कि थाना पुलिस पर दबाव तो पड़ा ही, इस मामले की जांच में सीआईडी के इंस्पेक्टर सुनील धनावड़े को भी लगा दिया गया। सुनील धनावड़े जांच की भूमिका बना रहे थे कि 11 नवंबर 2017 को सावंतवाड़ी अंबोली स्थित सावलेसाद पिकनिक पॉइंट पर एक लाश मिलने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही एसपी दीक्षित कुमार गेडाम, एसएसपी दयानंद गवस, इंस्पेक्टर सुनील धनावड़े पुलिस बल के साथ उस जगह पहुंच गए जहां लाश पड़ी होने की सूचना मिली थी। यह पिकनिक पॉइंट बहुत अच्छी जगह है, इसलिए यहां घूमने वालों की भीड़ लगी रहती है। यहां ऊंची ऊंची पहाड़ियां और हजारों फुट गहरी खाइयां हैं। किसी तरह की अनहोनी न हो, इसके लिए पहाड़ियों पर सुरक्षा के लिए लोहे की रेलिंग लगाई गई है। दरअसल यहां घूमने आए किसी आदमी ने रेलिंग के पास खून के धब्बे देखे तो उसने यह बात एक दुकानदार को बताई। दुकानदार ने यह बात चौकीदार दशरथ कदम को बताई। उसने उस जगह का निरीक्षण किया और मामले की जानकारी थाना पुलिस को दे दी। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल के निरीक्षण में सैकड़ों फुट गहरी खाई में एक शव को पड़ा देखा। शव बिस्तर में लिपटा था। वहीं से थोड़ी दूरी पर एक लोहे की रॉड पड़ी थी जिसमें खून लगा था। इससे पुलिस को लगा कि हत्या उसी रॉड से की गई है। पुलिस ने ध्यान से घटनास्थल का निरीक्षण किया तो वहां से कुछ दूरी पर कार के टायर के निशान दिखाई दिए। इससे साफ हो गया कि लाश को कहीं बाहर से लाकर यहां फेंका गया था। पुलिस ने रॉड और बिस्तर को कब्जे में लेकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। सीआईडी इंस्पेक्टर सुनील धनावड़े मोहन कुमार गुरव की गुमशुदगी की जांच कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने लाश की शिनाख्त के लिए रतु को सूचना देकर अस्पताल बुला लिया। लाश की स्थिति ऐसी थी कि उसकी शिनाख्त आसान नहीं थी। फिर भी कदकाठी से अंदाजा लगाया गया कि वह लाश मोहन कुमार गुरव की हो सकती है। चूंकि उनके घर वालों ने संदेह व्यक्त किया था, इसलिए पुलिस ने लाश की पुख्ता शिनाख्त के लिए डीएनए का सहारा लिया। जिस बिस्तर में शव लिपटा था उसे रतु को दिखाया गया तो उसने उसे अपना मानने से इनकार कर दिया। भले ही लाश की पुख्ता शिनाख्त नहीं हुई थी, लेकिन पुलिस उसे मोहन कुमार की ही लाश मानकर जांच में जुट गई। जिस तरह मृतक की हत्या हुई थी उससे पुलिस ने अंदाजा लगाया कि यह हत्या प्रेम संबंधों में हुई है। पुलिस ने मोहन कुमार और उनकी पत्नी रतु के बारे में पता किया तो जानकारी मिली कि मोहन कुमार और रतु के बीच संबंध सामान्य नहीं थे। इसकी वजह यह थी कि रतु का चरित्र संदिग्ध था, जिसे लेकर अक्सर पति पत्नी में झगड़ा हुआ करता था। रतु का सामने वाले मकान में रहने वाले रमेश चौथे से प्रेम संबंध था, इसलिए घर वालों का मानना था कि मोहन कुमार के गायब होने के पीछे इन्हीं दोनों का हाथ हो सकता है। ये जानकारी मिलने के बाद सुनील धनावड़े समझ गए कि मोहन कुमार के गायब होने के पीछे उनकी पत्नी रतु और उसके प्रेमी रमेश का हाथ है। उन्होंने रतु से एक बार फिर पूछताछ की। वह उसकी बातों से संतुष्ट नहीं थे, लेकिन कोई ठोस सबूत न होने की वजह से वह उसे गिरफ्तार नहीं कर सके। उन्होंने रमेश चौथे को भी थाने बुलाकर पूछताछ की। उसने भी खुद को निर्दोष बताया। उसके भी जवाब से वह संतुष्ट नहीं थे। इसके बावजूद उन्होंने उसे जाने दिया। उन्हें डीएनए रिपोर्ट का इंतजार था।
क्योंकि उससे निश्चित हो जाता कि वह लाश मोहन कुमार की ही थी। पुलिस डीएनए रिपोर्ट का इंतजार कर ही रही थी कि पुलिस की सरगर्मी देखकर रतु अपने सारे गहने और घर में रखी नकदी लेकर रमेश चौथे के साथ भाग गई। दोनों के इस तरह घर छोड़कर भाग जाने से पुलिस को शक ही नहीं बल्कि पूरा यकीन हो गया कि मोहन कुमार के गायब होने के पीछे इन्हीं दोनों का हाथ है। पुलिस रमेश चौथे और रत्तू की तलाश में जुट गई। पुलिस उनकी तलाश में जगह जगह छापे तो मार ही रही थी। उनके फोन भी सर्विलांस पर लगा दिए थे। इससे कभी उनके दिल्ली में होने का पता चलता तो कभी कोलकाता में, गुजरात और महाराष्ट्र के शहरों की भी उनकी लोकेशन मिली थी। इस तरह लोकेशन मिलने की वजह से पुलिस कई टीमों में बंटकर उनका पीछा करती रही थी। आखिर पुलिस ने मोबाइल फोन के लोकेशन के आधार पर रत्तू और रमेश को मुंबई के लोअर परेल लोकल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। उन्हें थाना गढ़हिंग्लज लाया गया, जहां एसएसपी दयानंद गवस की उपस्थिति में पूछताछ शुरू हुई। अब तक डीएनए रिपोर्ट भी आ गई थी, जिससे साफ हो गया था कि सावलेसाद पिकनिक पॉइंट पर खाई में मिली लाश मोहन कुमार की ही थी। पुलिस के पास सारे सबूत थे, इसलिए रतु और रमेश ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। दोनों के बताए अनुसार मोहन कुमार की हत्या की कहानी इस प्रकार थी। 30 साल का रमेश चौथे मोहन कुमार गुरव के घर के ठीक सामने रहता था। उसके परिवार में पत्नी और 2 बच्चों के अलावा माता पिता, एक बड़ा भाई और भाभी थी। वह गांव की पंच संस्था में मैनेजर के रूप में काम करता था। घर में पत्नी होने के बावजूद वह जब भी रतु को देखता उसके मन में उसे पाने की चाहत जाग उठती। 36 साल की रतु थी ही ऐसी, वह जितनी सुंदर थी उतनी ही वाचाल और मिलनसार भी थी। उससे बातचीत करके हर कोई खुश हो जाता था। इसकी वजह यह थी कि वह खुलकर बातें करती थी। ऐसे में हर कोई उसकी ओर आकर्षित हो जाता था। पड़ोसी होने के नाते रमेश से उसकी अक्सर बातचीत होती रहती थी। बातचीत करते करते ही वह उसका दीवाना बन गया था। रत्तू का बेटा 18 साल का था, लेकिन उसके रूप यौवन में जरा भी कमी नहीं आई थी। शरीर का कसाव और चेहरे के निखार से वह 25 साल से ज्यादा की नहीं लगती थी। उसके इसी यौवन और नशीली आंखों के जादू में रमेश कुछ इस तरह खोया कि अपनी पत्नी और बच्चों को भूल गया। कहा जाता है कि जहां चाह होती है वहां राह मिल ही जाती है। रतु तक पहुंचने की राह आखिर रमेश ने खोज ही ली। मोहन कुमार से दोस्ती करके वह उसके घर के अंदर तक पहुंच गया था। इसके बाद धीरे धीरे उसने रतु से करीबी बना ली। भाभी का रिश्ता बनाकर वह उससे हंसी मजाक करने लगा। हंसी मजाक में रतु के रूप सौंदर्य की तारीफ करते करते उसने उसे अपनी ओर इस तरह आकर्षित किया कि उसने उसे अपना सब कुछ सौंप दिया। मोहन कुमार गुरव दिन भर नौकरी पर रहते और रात में गाने बजाने की वजह से अक्सर बाहर ही रहते थे। इसी का फायदा रतु और रमेश उठा रहे थे। रतु को अपनी बाहों में पाकर जहां रमेश के मन की मुराद पूरी हो गई थी, वहीं रतु भी खुश थी। दोनों मोहन कुमार की अनुपस्थिति में मिलते थे, इसलिए उन्हें पता नहीं चल पाता था। लेकिन आसपास वालों ने मोहन कुमार के घर में न रहने पर रमेश को अक्सर उसके घर आते जाते देखा तो उन्हें शंका हुई। उन्होंने मोहन कुमार को यह बात बताकर शंका जाहिर की तो मोहन कुमार हैरान रह गए। उन्हें तो पत्नी और पड़ोसी होने के नाते रमेश पर पूरा भरोसा था। इस तरह दोनों मोहन कुमार के भरोसे का खून कर रहे थे। उन्होंने पत्नी और रमेश से इस विषय पर बात की तो दोनों कस्में खाने लगे। उनका कहना था कि उनके आपस में संबंध खराब करने के लिए लोग ऐसा कह रहे हैं। भले ही रत्तू और रमेश ने कस्में खाकर सफाई दी थी, लेकिन मोहन कुमार जानते थे कि बिना आग के धुआं नहीं उठ सकता। लोग उनसे झूठ क्यों बोलेंगे। सच्चाई का पता लगाने के लिए वह पत्नी और रमेश पर नजर रखने लगे। इससे रत्तू और रमेश को मिलने में परेशानी होने लगी, जिससे दोनों बौखला उठे। इसके अलावा रमेश को लेकर मोहन कुमार अक्सर रत्तू की पिटाई भी करने लगे थे। इससे रत्तू तो परेशान थी ही, प्रेमिका की पिटाई से रमेश भी दुखी था। वह प्रेमिका की पिटाई सहन नहीं कर पा रहा था। रत्तू की पिटाई की बात सुनकर उसका खून खौल उठता था। प्रेमी के इस व्यवहार से रत्तू ने एक खतरनाक योजना बना डाली। उसमें रमेश ने उसका हर तरह से साथ देने का वादा किया। योजना के अनुसार घटना वाले दिन रत्तू ने खाने में नींद की गोलियां मिलाकर पति, ननद और बेटे को खिला दी।
जिससे सभी गहरी नींद सो गए। रात 1 बजे के करीब रमेश ने धीरे से दरवाजा खटखटाया तो रत्तू ने दरवाजा खोल दिया। रमेश लोहे की रॉड लेकर आया था। उसी रॉड से उसने पूरी ताकत से मोहन कुमार के सिर पर वार किया। उसी एक वार में उसका सिर फट गया और उसकी मौत हो गई। मोहन कुमार की हत्या करके लाश को दोनों ने बिस्तर में लपेट दिया। इसके बाद रत्तू ने लाश को अपनी मारुति वैन में रखकर उसे रमेश से सावंतवाड़ी के अंबोली सावले साध पिकनिक पॉइंट की गहरी खाइयों में फेंक आने को कहा। रमेश लाश को ठिकाने लगाने चला गया तो रत्तू कमरे की सफाई में लग गई। उसके बाद रमेश लौटा तो रत्तू ने वैन की भी ठीक से सफाई कर दी। इसके बाद उसने मोहन कुमार की गुमशुदगी की झूठी कहानी गढ़ डाली, लेकिन उसकी झूठी कहानी जल्दी ही सबके सामने आ गई। पूछताछ के बाद पुलिस ने रत्तू के कमरे का बारीकी से निरीक्षण किया तो दीवारों पर भी खून के दाग नजर आए। पुलिस ने उनके नमूने उठवा लिए। इस तरह साक्ष्य एकत्र करके पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।